बैक टू बम्बी मम्मी और मैं हूँ मौसमी पुरोहित। जैसे कि आप सब जानते हैं आज है हैप्पी वुमेंस डे, तो आप सभी को उसकी शुभकामनाएं। साथ ही आज मेरे बेटे का बर्थडे है, तो मैंने सोचा क्यों ना आप सबके साथ आज के इस स्पेशल दिन पे मैं अपनी ही स्टोरी शेयर करूँ। जैसे कि मैं दोनों ही टाइम अलग अलग कैसे मैंने फील किया, दोनों ही प्रेगनेंसी कैसे अलग थी। मेरी बेटी जो कि 9 साल की है और मेरा बेटा जो कि आज 2 साल कंप्लीट कर चुका है, तो कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो मैंने की जो आपको भी यूज़फुल हो सकती है प्रेगनेंसी में या तो फिर आफ्टर डिलीवरी, और कौन कौन से मिस्टेक्स है जो आपको नहीं करनी चाहिए जो मैंने की थी। तो आइए और बात ना करते हुए सीधे वीडियो की तरफ चलते हैं। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक करना, सबके साथ शेयर करना और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो जब मैं फर्स्ट टाइम प्रेग्नेंट थी तो आई वॉज स्टडिंग इन TY BCom। मुझे इतना नॉलेज नहीं था कि स्पेशली प्रेगनेंसी में कैसे अपनी केयर करनी चाहिए। वैसे तो आपको घर वाले रिलेटिव सब बताते रहते हैं कि आपको ये करो वो करो, डॉक्टर्स बताते हैं ऐसा मत करो, ये खाओ वो खाओ, सब बराबर है। पर उन सब से नॉलेज लेने से अच्छा है कि आप कुछ ऐसे इंसानों से कांटेक्ट करो या तो उनके साथ जुड़ जाओ जो इस फील्ड में स्पेशलाइज किए हुए हैं। जैसे कि कुछ ऐसे स्पेशल योगा इंस्ट्रक्टर होते हैं या तो चाइल्ड बर्थ एजुकेटर होते हैं जो आपको प्रॉपरली गाइड कर सकते हैं कि आपको प्रेगनेंसी में कौन कौन सी चीज़ें करनी चाहिए, आपको आफ्टर डिलीवरी कैसे ध्यान रखना चाहिए, बेबी का कैसे ध्यान रखना चाहिए। उन सारी चीज़ों के लिए वो बहुत स्पेशलाइज्ड होते हैं, उनको प्रॉपर नॉलेज होता है और वो बहुत एक्सपीरियंस्ड होते हैं। तो जैसे कि मैंने बताया, मुझे फर्स्ट टाइम प्रेगनेंसी में कुछ पता नहीं था। जैसा जैसा सब बोलते गए वैसा वैसा मैं करती गई और बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स थी जो मैंने फेस की। जैसे मेरा बच्चा रात भर सोता नहीं था, पूरी रात भर जागती रहती थी मेरी बेटी। फिर मुझे ये भी नहीं पता था कि उसको कौन सा C सेक्शन हुआ था, तो उसको कौन सा मिल्क देना है। जो डॉक्टर गाइड करते थे वही मैं फॉलो करती थी। पर जब मैं सेकेंड टाइम प्रेगनेंसी प्लान कर रही थी तब मैंने सोचा था कि मैं कुछ ऐसा करूँगी या तो कुछ ऐसे पर्सन से कांटेक्ट करूँगी जो कि मुझे अपनी प्रेगनेंसी को ना सिर्फ स्मूथ बनाने में बल्कि मुझे वो 9 महीने इतने अच्छे से इन्वेस्ट करने में हेल्पफुल करे कि वो मुझे लाइफ लॉन्ग उसका बेनिफिट मिले। तो मैंने रीटास प्रेगनेंसी 101 का कांटेक्ट किया। रीटा मैम को मैंने 3 मंथ्स मेरे प्रेगनेंसी के कंप्लीट होने के बाद मैंने उनके क्लासेस ज्वाइन किए, क्योंकि आप पहले 3 महीने में एक्सरसाइजेस नहीं कर पाते हो। तो जैसे ही मैंने उनके क्लासेस ज्वाइन किए, बहुत सारी एक्सरसाइजेस, योगा, मेडिटेशन, साथ साथ में गर्भ संस्कार के प्रोग्राम्स भी हैं। उसके साथ सबसे इम्पोर्टेंट जो मुझे लगे वो है उनके इंफॉर्मेशन सेशन। दे आर लाइक वंडर्स। मतलब एवरी मदर, एवरी प्रेग्नेंट लेडीज मस्ट अटेंड दैट क्लासेस, क्योंकि आपको सिर्फ उतना ही पता होता है, पहले ही मैंने बताया था कि जितना आपको कुछ बताते हैं। तो आप पर जैसे ही इंफॉर्मेशन क्लासेस अटेंड करते हो आपको पता होता है कि जैसे मेरी बात करूँ तो जब मेरा बेटा पैदा हुआ उसी दिन उसने शाम को ब्लैक कलर का स्टूल पास किया और वो तब आंटी के हाथ में था। तो आंटी तो बहुत डर गए कि उसने ब्लैक कलर का स्टूल पास किया, कुछ हो गया क्या, बीमार हो गया क्या, डॉक्टर को बुलाते हैं, डॉक्टर को कंसर्न करते हैं। बट मुझे पता था कि हाँ, जो भी गंदगी बेबी के अंदर होती है तो वो फर्स्ट टाइम जब स्टूल करता है तो वो ब्लैक कलर का ही निकलता है, फिर धीरे धीरे उसका कलर चेंज होके वो ग्रीन हो जाता है। तो उसमें कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है या तो घबराने वाली बात नहीं है। दूसरी अगर आपको एग्जांपल देके समझाऊं तो जिस दिन मेरा C सेक्शन हुआ था उसी दिन सेम बाजू वाले रूम में भी एक लड़की का C सेक्शन हुआ था। पर मैंने एक भी पेन किलर्स एक्स्ट्रा नहीं ली, जो मुझे डॉक्टर ने रेकमेंड की थी वो मैंने सारी ही ली, जो वो भी ले रही थी। सेम मेडिसिन हम दोनों को दी थी। बट आफ्टर एवरी 1.5 hour शी वॉज आस्किंग फॉर अ पेन किलर इंजेक्शंस और पेन किलर पिल्स, बट मैंने एक भी नहीं ली। तो डॉक्टर आके मुझे एक बार तो मिल के गए और पूछ के गए, उसको पेन हो रहा है तुमको, आर यू ऑल राइट और समथिंग हैपन टू यू। तो मैंने मन ही मन डिसाइड किया था कि मुझे पेन किलर्स नहीं लेनी है, जब तक हो सकेगा मैं पेन को बर्दाश्त करूंगी या तो उसको समझूंगी कि मुझे सही में कहाँ पेन हो रहा है, किस चीज़ का पेन हो रहा है। तो उस लड़की को जो पेन हो रहा था वो जैसे आपको पता होगा कि डिलीवरी के बाद जब बच्चा बाहर आ जाता है तो धीरे धीरे यूट्रस वापस कॉन्ट्रैक्ट होने लगता है।
जो आपके बेबी के साइज का होता है, वो धीरे धीरे अपने शेप में आने के लिए आपको पेट में कभी कभी ऐसा लगता है कोई स्क्वीज कर रहा है या कोई निचोड़ रहा है, तो धीरे धीरे वैसे पेन्स आते रहते हैं। आपको कभी कभी लगता है कॉन्ट्रैक्शंस जैसा पेन होता है, धीरे धीरे लोअर पेल्विस में पेन होता है, बट वो सारी ही चीजें होनी ही है क्योंकि आपका बॉडी 9 महीने आपके बेबी को आपके बेबी को लिए हुए था, और अब जब बेबी बाहर आ गया है तो आपके बेबी को और आपको बॉडी को बहुत सारी चीजें, बहुत सारे बदलाव होने थे, वो बहुत जरूरी है। तो मैम ने मुझे समझाया था कि वो जब बैक टू शेप आता है तो आपको स्क्वीजिंग जैसा या तो थोड़ा थोड़ा पेन होगा, जैसे पीरियड्स पेन होते हैं वैसा वाला पेन होता है, ये थोड़ा ज्यादा होता है। तो जैसे जैसे आपको पता होता है तो आपको समझ होती है कि हाँ ये आप बर्दाश्त कर सकते हो, और कुछ चीज़ें हैं जो आपको बर्दाश्त नहीं करनी है, उसके लिए आपको डॉक्टर को कंसल्ट करना है। फिर आगे बात करूँ कि जब मेरा सी सेक्शन हुआ था तो नॉर्मली क्या करते हैं, बच्चे को फॉर्मूला फीड करवाते हैं या तो फिर बाहर का दूध पिलाते हैं, पर मुझे मैम ने बताया था कि आप ट्राई करते रहो, जितना जल्दी हो सके आप ब्रेस्ट फीडिंग स्टार्ट करोगे उतना ही जल्दी मिल्क प्रोड्यूस होना स्टार्ट होगा। तो मैंने सेम डे जब मेरा सी सेक्शन हो गया और फिर सारी प्रोसेस होने के बाद जब मुझे रूम में शिफ्ट किया गया, तो मैंने अपने बच्चे को, जो मुझे 2-3 दिन पहले ही येलोइश डिस्चार्ज होना स्टार्ट हो गया था, तो मैंने उसको ही स्क्वीज करके स्पून में लेके फिर बेबी को मैं वो धीरे धीरे फीड करवाती रही। उस दिन शाम के बाद जब मैंने खाना पीना नहीं था सी सेक्शन के बाद उस दिन, सो शाम को नहीं फिर मिल्क प्रोड्यूस हो रहा था, तो मैंने उसको थोड़ा फॉर्मूला दिया था। वो भी आपको पता होना चाहिए एडवांस में कि अगर आपका सी सेक्शन होता है तो आप कौन सा फॉर्मूला लोगे, जो आप एडवांस में ही आप डॉक्टर के साथ कंसल्ट करके उसको लिख के रखो, और जब आपकी डिलीवरी हो जाती है उसको मंगा लो, क्योंकि आप फिर ऑन द स्पॉट आप भागोगे, कुछ भी उठा के ले आओगे, कोई भी मेडिकल वाला आपको कोई भी फॉर्मूला दे देगा, तो वो सब सही नहीं होता है। तो मैम ने मुझे बताया था जितना ज़्यादा आप ब्रेस्ट फीडिंग करवाओगे वो आपके और आपके बच्चे के लिए बहुत यूजफुल होगा। तो मैंने वही सब स्टार्ट किया। एक दिन मैंने सिर्फ उसको फॉर्मूला दिया था फर्स्ट एंड हाफ ऑफ द सेकेंड डे, देन आई स्विच टू टोटली ब्रेस्ट फीडिंग। फिर उसका होने के बाद जब मैं घर पे आ गई, फिर मैंने उसको सिर्फ ब्रेस्ट फीडिंग पे ही रखा था 6 महीने तक। सबसे बड़ा मिथ होता है गर्मी है और बच्चे को आप पानी नहीं दे रहे हो, अभी तक पानी नहीं दे रहे हो, बच्चा पानी के बिना रहेगा कैसे। तो उनको ये भी नहीं पता होता है कि जो ब्रेस्ट मिल्क होता है उसमें 80% पानी होता है, वो भी मुझे मैम ने ही बताया था। तो ये सारे ही बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आपको पता होनी बहुत जरूरी है। साथ साथ जैसे जैसे बेबी के ग्रोथ मतलब जैसे जैसे बेबी बढ़ता जाता है, उसके ग्रोथ स्पॉट्स आते जाते हैं, आपको उस टाइम पे भी कैसे अपने बेबी की केयर करनी चाहिए, कैसे आपको उसका नाइट का जो शेड्यूल होता है वो आपको सेट करना चाहिए, ताकि वो रात को पूरी रात भर रोए नहीं, वो क्रैंकी फील ना करो, उसको अच्छा एक सूदिंग उसको पीसफुल एनवायरनमेंट मिले कि वो पूरी रात आराम से चैन से सो सके। उसको फीडिंग के टाइमिंग आप कैसे सेट करो ताकि उसको भी रेस्ट मिले और साथ ही साथ आपको रेस्ट करना भी बहुत ज़रूरी है। तो ये सारी ही चीज़ें मुझे मैम ने बताई थी, एंड आई एम सो 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 थैंकफुल टू हर के उनकी वजह से ना सिर्फ मेरी प्रेगनेंसी बट ये 2 साल भी इतने आराम से, इतने स्मूथली बीते कि मुझे कहीं भागना नहीं पड़ता है कि चलो आज बच्चे को ये हो गया, चलो डॉक्टर के पास। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें आपको पता होती है कि कुछ होम रेमेडीज होती है जिससे आपका बच्चा ठीक हो सकता है, कुछ चीज़ें होती है जैसे टीजिंग होते हैं या कुछ हो गया है, तो आपको पता होता है कि ये फेज आने ही वाला है और धीरे धीरे वो चला जाएगा। जब तक कुछ मेजर नहीं हो पाता है मतलब मेजर नहीं होता है बच्चे को, तब तक आपको भाग भाग के डॉक्टर की विजिट करने की ज़रूरत नहीं होती। तो जैसे मैंने बताया था कि फर्स्ट प्रेगनेंसी में मुझे कुछ नहीं पता था, तो मेरी डॉटर के टाइम उसको कुछ भी होता था जैसे नॉर्मल डायरिया भी या तो वॉमिटिंग भी, तो आई यूज टू रश टू हॉस्पिटल बिकॉज आई डोंट हैव एनी चॉइस, और मुझे इतना पता नहीं था। बट एट द सेकेंड टाइम मुझे पता है कि हाँ अभी बेबी को ये हो रहा है तो आप ये वाली मेडिसिन दोगे, या तो फिर आपको पता होता है कि ये होम रेमेडी करोगे तो आपका बच्चा ठीक हो जाएगा। जैसे बच्चों को शाम के टाइम पे टमी के आसपास बहुत ऐसा कड़क हो जाता है उनका पेट, क्योंकि उनको पेट में दर्द होता है या तो फिर गैस हो जाता है, वो आपको पता नहीं चलता है और बच्चा रोता रहता है।
बट अब जब ये क्लासेस अटेंड करते हो तो पता चलता है कि हाँ, बच्चे को शाम के टाइम पे गैस हो जाती है, तो आप उसको गर्म पानी में हींग लगा के उसके नेवल के आसपास लगाओगे तो वो गैस निकल जाएगा और बेबी आराम से वापस सो जाएगा। तो ऐसी बहुत सारी ये तो जो सब मैंने बताया वो एक छोटा सा एग्जाम्पल था। इसके अलावा बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, ना सिर्फ फिजिकली मेंटली भी आपको मैम बहुत सपोर्ट करते हैं। ऐसे किसी इंसान को, चाइल्ड बर्थ एजुकेटर को, योगा इंस्ट्रक्टर को आप भी फाइंड कीजिए ताकि आपकी प्रेगनेंसी बहुत स्मूथ जाए। एंड आई एम सो 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 थैंकफुल टू मैम कि उनकी ही वजह से मुझे जो मैंने 9 महीने में उनके साथ जो इन्वेस्टमेंट किया था अपने टाइम का, अपनी एनर्जी का, वो मुझे आज तक उसका रिजल्ट मिल ही रहा है और वो लाइफ लॉन्ग मिलता रहेगा। जैसे जैसे बच्चा बड़ा भी हो रहा है तो आपको पता होता है कि हाँ, आपने मेडिटेशन के क्लास में जो कैरेक्टरिस्टिक्स अपने बेबी में चाहे थे वैसा ही बेबी आप पाते हो। लोग कहते हैं हर बच्चा अलग होता है, उस बात से मैं भी एग्री करती हूँ क्योंकि मेरे 2 बच्चे हैं, दोनों ही बिल्कुल अलग अलग है। बट जो इन्वेस्टमेंट आपने 9 महीने तक किया है उसका आउटकम अगर सेम वैसा ही हो जो आपने सोचा था तो वो बहुत आपको खुशी देता है। तो अगेन आई एम वेरी थैंकफुल टू रीटा मैम एंड हर टीम कि उनका कंटिन्यूअस सपोर्ट मिलता रहता है, उनके गाइडेंस हमेशा ही आपके साथ होते हैं। आपको कौन से टाइम पे कौन सा स्टेप लेना चाहिए आपको पता होता है एडवांस में, तो यू कैन प्लान अकॉर्डिंगली। सो थैंक यू सो मच मैम। और अगर आपको ये मेरी स्टोरी अच्छी लगी हो तो उसे लाइक करना, सबके साथ शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच।